बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम स्पोर्ट्स की PSL 11 स्पेशल ट्रांसमिशन जीत का मैदान। मेरे साथ मौजूद हैं अमर सलीम, के आसिफ और इरफान भट्टी साहब, हमारे एक्सपर्ट्स हैं। आज आपको पता है नाजरीन, कोई मैच नहीं है, लेकिन आज मैंने आपसे वादा किया था कि यंगस्टर हमारी ट्रांसमिशन ज़रूर देखें, क्योंकि भट्टी साहब से हम कहेंगे कि वो बॉलें लेके आएँ, नई भी पुरानी भी, डिफरेंट काइंड्स की, डिफरेंट कलर्स की, यानी वाइट बॉल भी और रेड बॉल भी, और हमारे यंगस्टर्स को बॉलिंग ग्रिप्स, फास्ट बॉलिंग की ग्रिप्स, इन स्विंग की, आउट स्विंग की, बॉल की कंडीशन के बारे में, किस स्टेज पे कौन सा बॉलर लगाना चाहिए और क्या क्रिकेट के अंदर की बातें होती हैं, सब आपसे डिस्कस करें, आपको उनके बारे में बताएं। तो वो प्रोग्राम का जो आगाज़ मैं करूँगा वो भट्टी साहब से ही करूँगा और उस लेसन से ही करूँगा जिसका मैंने आपसे कल वादा किया था। उसके बाद जनरली हम लोग PSL को डिस्कस करेंगे, आइंदा जो होने वाले मैचेस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, क्रिकेट को डिस्कस करेंगे, आपकी वेलबींग की बात करेंगे, पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है क्रिकेट की उसकी वेलबींग की भी बात करेंगे, कैसे बेहतर हो सकती है, क्योंकि जाहिर है बड़े टूर्नामेंट्स का, गेम खेलने का, गेम से प्यार करने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है वो जब खेले तो जीते, पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त लेके आए और इनामात भी लेके आए और एजाज़ात भी लेके आए। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। ज़ाहिर है हम क्रिकेट के अंदर जाके निटी ग्रिटी डिस्कस करते हैं, तो आपके सामने सारी चीज़ें, सारे तज्ज़िया, एनालिसिस, हर चीज़, ख़बरें भी पेश करेंगे। चलते हैं भट्टी साहब की तरफ, गुफ्तगू का भी आगाज़ करते हैं और इस लेसन का भी आगाज़ करते हैं। भट्टी साहब, बॉल्स आप ले आए हैं जी, पहले तो आप बताएं कौन कौन से बॉल्स आप लेके आए हैं। और आप देखें आजकल जो बॉल यूज़ हो रहे हैं जो वो वाइट बॉल है और रेड बॉल है जी, ठीक है। रेड बॉल आपको टेस्ट मैच और इनमें मिल जाता है, T20 में आपको, तो आप रेड से भी खेल सकते हैं, लेकिन जो कप्स होते हैं जैसे नाइट जो होगा तो वाइट बॉल भी आपका वाइट बॉल खेला वनडे में भी जी। तो देखें बॉल जो है रेड बॉल, ये तो मोस्टली लंबे मैचों में की, लेकिन अब बात हो रही थी PSL और T20, बिल्कुल, तो उससे सफ़ेद से शुरू कर लें। सफ़ेद बॉल से स्टार्ट करते हैं। ये नया बॉल होता है, ये भी करना एक आर्ट है, बिल्कुल। ये हर बॉलर ये नहीं कर सकता, इसके लिए आपको कम से कम 2-4 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए और नेट प्रैक्टिस भी चाहिए बहुत सारी। उसमें यह है कि आप जब भी बॉल नया बॉल करते हैं तो इसकी ग्रिप जो है वो ऐसे होनी चाहिए कि ये जो 2 फिंगर्स हैं ये दोनों स्लाइस के ऊपर होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। और थंब जो है मैं तो ऐसे यूज़ करता था, बिल्कुल सेंटर में सीम के सेंटर जी। मोस्टली बॉलर्स ऐसे इस्तेमाल करते हैं या ऐसे इस्तेमाल करते हैं, वसीम अकरम ऐसे करता था, बिल्कुल ठीक हो गया। अब आउट स्विंग करना है तो मेरी ग्रिप ये थी, ये फर्स्ट स्लिप की तरफ मैं आप इंडेक्स फिंगर की तरफ बॉल को थोड़ा सा टिल्ट कर देते थे, बिल्कुल। और ये है कि इसके थोड़ा सा हाथ में दूर से सर से थोड़ा समझ गया, थोड़ा सा आपका राउंड आर्मिश जी एंगल बनता है, तो उससे बहुत अच्छा आउट स्विंग होता था, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ठीक है। ये तो आउट स्विंग की, लेकिन मोस्टली बॉलर्स कोई ऐसे करते हैं, वो बॉल को ऐसे कर लेते हैं या ऐसे कर लेते हैं, वो डिफरेंट बॉलर। भट्टी साहब, आप स्टंप्स के पास से भी करते थे जब बाहर निकालना होता जी, वो स्टंप के पास से करते थे, वो थोड़ा सा राउंड आर्मिश, बिल्कुल, क्योंकि वो बैट्समैन को खेलना पड़ता है कि बॉल अंदर आ रहा है, अंदर से वो उसमें एज भी लग सकता है, आपका स्लिप में जा सकता है, क्योंकि वो विकेट टेकिंग आपकी जो नाजरीन, जब आप स्टंप्स के, भट्टी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी तरफ निशानदेही की, जब आप स्टंप्स के करीब से बॉल करते हैं और आप गेंद बाहर निकाल रहे होते हैं, तो व्हेन यू आर क्लोजर टू द स्टंप्स, तो होता तो असूली तौर पर नया गेंद आउट स्विंग है, लेकिन वो स्टंप्स के अंदर से जब आप बाहर निकालते हैं तो बैट्समैन को खेलना पड़ता है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने वो गेंद बीट करने पे नहीं जा रहे होते, आप वो गेंद खिलाने पे जा रहे होते हैं, और जो गेंद बाहर जाता हुआ बैट्समैन को खेलना पड़े, तो बैट्समैन के अंदर अगर ज़रा सी भी कमी या गलत खेलेगा तो स्निक होने के चांसेस हैं, एज के चांसेस हैं। गली अगर आपने ली हुई है या फर्स्ट स्लिप ली हुई है, या अगर आपने दोनों ही स्लिप्स ली हुई हैं और बॉलर बहुत अच्छा लगा हुआ है या कीपर रेडी है, तो फिर आउट होने के चांसेस भी हैं। जी भट्टी साहब, तो उसमें ये फिर आपका जब बॉल के ऊपर कंट्रोल है, फिर आपने फील्डिंग जो है ना वो भी उसी के अकॉर्डिंग टू द बॉल आपने एडजस्ट करनी है। मैं मोस्टली ये करता था कि मैं शॉर्ट मिड विकेट और मिड ऑन रखता था, मैं शॉर्ट थर्ड में रखता ही नहीं था, या लेग स्टंप पे मैं बॉलर से 2 फील्डर रखता था जी। उसमें ये होता था बैट्समैन आता था, वो देखता कि ये जगह खाली है, तो वो कोशिश ये करता था कि मैं ऐसे हल्का, वो बेट थी आपकी, आप लालच देते थे उसको, जारी बात, जगह खाली है मारे, देखिए उसको हमने कोई चीज़ तो दिखानी है, उसने भी मारना है, फील्ड तो सेट करनी है आपने, जाहिर है। अगर इफ़ यू लीव अ गैप ओपन
तो आपने पीछे फिर बंदे भी खड़े किए हुए हैं कि जब वो शॉट पे जाएगा अगर गलत मार दी तो फिर विकेट। जाहिर बात है बॉल अंदर से जब आउट स्विंग बाहर जा रहा है तो वो ऐसे मारेगा, हो सकता है लगे ऊपर से आ जाए, कैच आ जाए किसी तरह, तो वो चांस लेते हैं हम लोग। बिल्कुल ठीक। उसमें यह है कि हमें फिर बॉल लाइन लेंथ पे करना पड़ता है। सम टाइम होता है बॉल उस तरह सीम नहीं हो रहा, बॉल नहीं रहता, फिर हम एक आध फील्डर और ले लेते हैं ऑन साइड। वो डिपेंड है, देखिए सब मेकर्स डिफरेंट बॉल मेकर्स होते हैं। हर मैच में नया बॉल लगता है तो उसको नए तरीके से हम देखते हैं कि पहला ओवर हम पहला बॉल करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये इस तरफ है तो मैं इस तरह करता हूँ आउट स्विंग, फिर मैं इसको दूसरा बॉल ऐसे करता हूँ, जो अच्छा स्विंग हो रहा था मैं फिर वो ग्रिप बना लेता हूँ। बिल्कुल ठीक। ठीक है, नया बॉल बॉल्स की दोनों साइड को अपने लेफ्ट और राइट पे एडजस्ट करके देखते हैं, क्योंकि नया बॉल दोनों तरफ से बराबर होता है। और जो फास्ट बॉलर है, जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं, मैं साथ साथ ऐड भी करता जाऊंगा, भट्टी साहब करेक्ट करना हो तो कर दीजिएगा। बॉलर रिस्ट लॉक करके फास्ट बॉलर, और जिसने मूवमेंट करनी होती है वो सीम मारता है, उसका कभी भी ये एम नहीं होता कि बॉल का पेट लगे, क्योंकि उससे आपकी जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब होती है। व्हेन यू बॉल द सीम एंड इट हिट्स द डेक, तो फिर वहाँ से आपकी उसमें आपका रिस्ट लॉक भी आ जाता है, आपकी सीम भी आ जाती है, और फिर उसके अंदर और बड़ी फ्यूचर बॉल की जो चेंजेस होनी होती हैं या नहीं होती हैं, पहले उसका पेट बचता है और फिर उसकी जो सीम है उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो भट्टी साहब वो बताएं, रिस्ट लॉक सीम रिस्ट तो लॉक करनी है आपने, क्योंकि आपने सीम अगर मारनी है तो रिस्ट लॉक के बगैर नहीं मार तो उससे बगैर नहीं लगती। ठीक है, फिर उसमें यह है कि बॉल आपका यूं जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। ठीक है, बॉल यूं जाएगा तो फिर सही आपका सीम भी होगा, स्लाइड लगेगी तो आपका पेट लगेगा, फिर उस तरह बॉल स्विंग नहीं होगा। बिल्कुल, फिर एयर में हो सकता है, लेकिन ये भी नाजरीन और जो देख रहे हैं ये भी बात समझें कि बॉल पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि आप उसे आगे की तरफ छोड़ेंगे, तो जब आप छोड़ेंगे रिस्ट लॉक होगी तो उसकी बैकवर्ड रोटेशन होगी। ये बात आप याद रखें, ये बड़ी अहम तरफ इशारा कर रहे हैं भट्टी साहब। ये है आउट स्विंग के लिए आपको ये सारा करना पड़ेगा। फिर इन स्विंग का भी है, उसमें यह है कि आपने जो बॉल की सीम है वो थोड़ी सी लेग स्लिप की तरफ रखनी है। ठीक हो गया। फिर यह है कि आपका बॉल उसी तरह देखना है कि आपका जैसे स्विंग हो रहा था उसी तरह हो रहा है। पहला बॉल किया, दुआ हल्का, दूसरा किया, अच्छा हुआ तो बस फिर वही हमारी ग्रिप हो जाती है। बिल्कुल ठीक। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हमें विकेट से दूर से मैं करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, विकेट से दूर से करके अंदर वाला एंगल बन जाता है फॉर द राइट हैंडर बैट्समैन। हाथ जरा ऊपर से हम हाई आर्म से करते हैं। बिल्कुल ठीक, ताकि ऐसे आएगा बॉल इधर से, फिर आके हमने यहाँ से आके तेज भी करने की कोशिश करते हैं। जारी बात जाहिर है, वरना अंदर नहीं आएगा। ये बातें फिर चेक हो जाएगा ना, इतनी पेस से नहीं करेंगे तो उसको पता चल जाएगा, एयर में ही नजर आ जाएगा बॉल। वो अंदर मूव भी उतनी नहीं होती जब तक आप जोर नहीं लगाते। मेरे दोनों बाकी पार्टिसिपेंट्स इस टाइम थोड़ा सा इग्नोर हो रहे हैं, लेकिन ये हम सेटिंग कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि उसके बाद जब आपने इसके ऊपर कमेंट करना है तो फिर नाजरीन को बहुत मजा आ जाएगा। ये जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो ज़ाहिर है भट्टी साहब से बेहतर तो कोई नहीं। बिल्कुल आपकी बात। ये तो है नया बॉल। अब आ जाए पुराना बॉल जी, कि आपने आफ्टर 20 ओवर्स या 18 ओवर्स बॉल थोड़ा पुराना हो जाता ये वाला है ना। हाँ जी, लाइक ये बॉल है, ये नियर अबाउट आफ्टर 25 ओवर्स आई थिंक। तो लेकिन भट्टी साहब किसी ने इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं किया, लगता है उनकी टीम में फखर जमान नहीं है। ये वो है जिससे बहुत कुट पड़ी हुई है, या फिर 3-4 हैं। भट्टी साहब कितना इंपॉर्टेंट है, एक साइड को हम भी खेला करते थे मैच, तो एक साइड जो थी बॉल की वो मैच के आखिर तक शाइन उस पर रहती थी बड़ी अच्छी। देखिए बॉल पे जब तक आप वर्क नहीं करेंगे आपका रिवर्स स्विंग उस तरह नहीं होगा। बिल्कुल, हम लोग करते थे तो हम भी तकरीबन 2 मिनट पहले बॉल रगड़ते। भट्टी साहब नाजरीन की आसानी के लिए रिवर्स स्विंग क्या है, ऑर्थोडॉक्स स्विंग क्या है, रिवर्स स्विंग क्या है? देखिए रिवर्स स्विंग ये है कि आपका ये बॉल्स एक साइड शाइनी साइड रखते हैं। ठीक है, शाइनी साइड हम रखेंगे अंदर। बिल्कुल ठीक। ठीक है, और जो रफ साइड है वो रखेंगे बाहर। बिल्कुल ठीक। तो थोड़ा सा हम इसको लॉक करके करेंगे बॉल हाई आर्म से थोड़ा, तो फिर ये बहुत अच्छा इन स्विंग हो जाएगा। इन स्विंग हो जाएगा, यानी ये जिस तरफ शाइन है उस तरफ घूमेगा। आपने ये जहन में रखना है कि रिवर्स स्विंग का मतलब है कि ऑर्थोडॉक्स स्विंग की उलट स्विंग को रिवर्स स्विंग कहते हैं। जब आपके हाथ में चेरी दोनों तरफ से बराबर होती है तो आप कंट्रोल से और अपनी मर्जी से स्विंग करते हैं विद द एंगल्स ही हैज जस्ट टॉट यू। उंगलियां कहाँ होनी चाहिए, रिस्ट लॉक कैसा होना चाहिए, क्रीज कैसे यूज करनी है। भट्टी साहब करेक्ट करना है अगर जी नहीं सही बता रहे आप। अगर आपने रिवर्स स्विंग करना है तो फिर बॉल बनाएंगे, एक साइड को आप क्योंकि लेदर बॉल है उसे शाइन करके रखेंगे, और फिर इफ़ यू आर बॉलिंग एट अ राइट हैंडर एंड यूर अ राइट हैंडर योर सेल्फ, देन द रफ पार्ट वुड बी
ऑन योर थंब साइड, यानी कि आउटर साइड पे, और जो शाइनियर साइड है जब आप हाई आर्म एक्शन से थोड़ा ज़ोर लगा के विकेट से अवे जाके बॉल डिलीवर करेंगे तो वो शाइनियर साइड के ऊपर स्विंग करेगा, इसको कहते हैं रिवर्स स्विंग। जी भट्टी साहब। कुछ बॉलर ऐसे होते हैं जैसे वकार यूनिट था, उनका एयर में बॉल रिवर्स स्विंग होता था। बिल्कुल ठीक है, ऑफ द एयर होता है। हाँ, जो ऑफ द एयर होता है। कई कहते हैं इन डिपर, यानी कि वो पिच से हाँ उसमें ये होता है कि वो बॉल शाइन ऐसे पकड़ लेते हैं, स्लाई थोड़ी सी बिल्कुल टेढ़ी और उंगलियां जोड़ के, बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो फिर आपको उसके लिए जान भी लगानी पड़ती है, वो भी बड़ी पुराना हो गया, जेन्युइन फास्ट बॉलर कर बिल्कुल सकता है। बिल्कुल, और वो लेट भी स्विंग होती है, वो लेट स्विंग होता है, चेक भी नहीं होता, टो ब्रेकर जी तो ये है रिवर्स स्विंग का जी। ठीक है। अब ये है कि जहां आपसे बॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है, मोस्टली फास्ट बॉलर बॉल करते हैं उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, वाइड कर देते हैं, कोई इधर कर देते हैं, तो उसके लिए फिर मोस्टली हम करते हैं कि बॉल उसको कहते हैं अभी सीम जो है ना इस तरह पकड़ लो, क्रॉस सीम पकड़ लें, बिल्कुल ठीक है, ताकि आपको एक पहले बॉल फेंकना तो आ जाए कि कहाँ भट्टी साहब कुछ बाउंसर मारने के लिए भी क्रॉस सीम बॉलर यूज करते हैं और बड़ा अच्छा बाउंसर जी। उसमें यह कि बाउंसर क्रॉस सीम लगता है, बॉल थोड़ा ऊपर आता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो जिसकी वजह से वो फिर उनको थोड़ा मुश्किल हो जाती खेलनी। हमने कोशिश की कि ये कुछ टेक्निकल बातें आपको बताएं, दोनों एक्सपर्ट्स को गुफ्तगू का में शामिल करते हैं, इनको भी हिस्सा बनाते हैं इसका, इनके कमेंट्स लेते हैं, वापस भट्टी साहब की तरफ जाएंगे। तब तक भट्टी साहब से कहते हैं कि कुछ एक दो चीज़ें गुर और जहन में लाएं जो आपको बता सकें। जी के आसिफ, गुफ्तगू सुनी आपने, बॉल की स्विंग के बारे में कुछ डिस्कशन हुई, पुरानी यादें ताज़ा हुई कुछ, और आई थिंक बहुत ही वैल्यूएबल हमारे इस प्रोग्राम का ये चंक था, और यकीनी तौर पर ये जो नौजवान देख रहे हैं और वो मुस्तकबिल में या अभी वो फास्ट बॉलिंग करते हैं, तो ये बहुत ही मुफीद बातें बताई हैं भट्टी साहब ने। मैं क्योंकि फास्ट बॉलिंग या उसमें मैं बैटिंग और विकेट कीपिंग करता था, लेकिन एक चीज़ जो हम नॉर्मली फास्ट बॉलर्स को बड़ा क्लोजली आप देखते थे, आपसे बल्कि पूछते थे कि हाँ हिल रहा है तो आप बताते थे कि हाँ अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, थोड़ा आगे से करें, थोड़ा पीछे करें, कीपर बड़ा फ़ायदा देते हैं इसका। जी हाँ, मैं जब बैटिंग भी कर रहा होता था तो मैं रिवर्स साइकी करता था कि मैं बॉलर को तंग करता था, और 2-3 दफ़ा मुझे डांट भी पड़ी अंपायर से कि तुम अच्छा, अब मुझे उसने बॉल आगे किया है तो मैं उसको कह रहा हूँ यार तुमसे टिप्पा नहीं होता, तुम बाउंसर नहीं कर सकते, तुमसे तो बॉलिंग ही नहीं हो रही। मतलब मैं कोशिश, क्योंकि आई वाज वेरी गुड विद द पुल शॉट, ठीक है, और तो आप चाहते थे कि गुस्सा करें, मैं चाहता था कि ये मुझ पीछे करे ताकि आप मारें, मैं रन्स बना लूं। हाँ बिल्कुल। अभी भट्टी साहब ने जो आजकल बताई है एक बात कि जी हमने देखा T20 क्रिकेट में क्रॉस सीम पकड़ लेते हैं बॉलर, क्योंकि जब उनसे बॉल स्विंग नहीं हो रहा, लाइन पे नहीं गिर रहा, उनको इन स्विंग आउट स्विंग की समझ नहीं आ रही, तो उनके लिए बड़ा आसान हल है कि वो ये क्रॉस सीम पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि वो पटक के गेंद करें, जिसको हम कहते हैं जोर लगा के गेंद करें। इवन मैंने कायद आज़म ट्रॉफी में भी कुछ बॉलर्स को देखा है कि 2-3 ओवर्स के बाद वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होके गो टू बॉल उनका फिर क्रॉस सीम आ जाती है, कि वो ये करते हैं कि जी हम बस किसी तरह से अब जान बचा लें। तो जितने भी भट्टी साहब, ये ज़रा पुरानी बॉल दिखाइएगा मुझे। अभी भट्टी साहब इस बॉल को दिखा रहे थे और जो लोग पूछ रहे थे कि जी बॉल टेम्परिंग इतनी जल्दी कैसे हो गई, 2-3 सेकंड का टाइम था या 5 सेकंड का टाइम था, तो ऐसा नहीं है। वो बॉलर वो गेंद जो थी वो 19 ओवर यूज़ हो चुकी थी और उसके ऊपर कई जगह पे स्क्रैच थे जो जेन्युइन थे, शॉट्स पड़ने के बाद, चौका लगने के बाद। फ़खर ज़मान क्या कर रहे थे? फ़खर ज़मान ने बॉल को छुपाया हुआ था। सबसे पहली गलती ये है कि यू कैन नॉट होल्ड द बॉल लाइक दिस, नहीं कर सकते, यू कैन नॉट होल्ड, यस, आप ऐसे नहीं पकड़ सकते छुपा के, और फिर आप कह रहे हैं कि मैं मट्टी उतार रहा हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे ये सामने ये कर रहा हूँ, सो नोबडी कैन सी दैट व्हाट आई एम डूइंग विद द बॉल, और अगर मेरे नेल्स भी हैं और बॉल के ऊपर मैंने कोई हल्का सा इस तरह का हल्का सा भी, इतना सा भी मैंने गेंद को टेम्पर कर लिया है, तो फिर जो बॉलर है उसको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जिस तरह अभी भट्टी साहब बता रहे थे कि जो रफ साइड है जब वो बाहर रखेंगे तो वो हारिस रऊफ को ये बना के दे रहे थे गेंद कि आप इन स्विंगिंग यॉर्कर्स करें और किसी तरह से मैच जितवा दें। तो ये गेंद तो ज़्यादा पुराना हो गया है, जिस तरह भट्टी साहब ने कहा 25 ओवर्स है, वो इतना पुराना गेंद नहीं था, उस गेंद के अंदर शाइन मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद फ़खर ज़मान ने बॉल को छुपा के टेम्पर करने की कोशिश की। सो ये गेंद, इस किस्म की गेंद जब हमारे पुराने बॉलर्स को मिलती थी, जिनमें वक़ार यूनिस हैं, वसीम अकरम, शुएब अख्तर,
और बहुत से बॉलर्स के नाम लें, राना नवीदुल हसन मुझे याद है कि बड़ी ज़बरदस्त रिवर्स स्विंग करते थे। उनकी पेस जरा कम थी लेकिन रिवर्स स्विंग बहुत अच्छी करते थे। कंट्रोल, क्योंकि उनका कंट्रोल स्विंग पे बहुत अच्छा था। स्विंग बॉलर के लिए कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। ऑफलाइन हो जाए और पेस कम हो तो बहुत मार भी पड़ती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आजकल जो ये फास्ट बॉलर की, और ख़ास तौर पे हवा में जो आ रही होती है वो अच्छे बैट्समैन को आइडिया हो जाता है कि ये कितनी स्विंग हो रही है, तो अगर पेस ना हो तो फिर उल्टा इजी हो जाता है। आपने कई दफ़ा देखा है कि मिडिल ऑर्डर बैटर जब 15 ओवर के बाद, जब ओडीआई में ख़ास तौर पे, या जब सर्कल खुल जाता है और अगर कोई मीडियम पेसर बॉलर आए, लाइक आपको याद होगा क्रिस केन्स न्यूजीलैंड के, वो डाउन द ट्रैक जाके छक्का लगाते थे फास्ट बॉलर को। बड़ा स्ट्रोक प्ले था उनका खूबसूरत। हाँ, वो जो बात आप कर रहे हैं कि वो बॉलर को रीड कर लेते थे कि इसने कहाँ से छोड़ा है और कहाँ तक आएगा, कहाँ तक, तो वो एक कदम आगे गए और बॉलर के सर के ऊपर से छक्का लगा दिया। सो आई थिंक ये जो अभी भट्टी साहब ने इतनी ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर यू। कल आपने ये सजेशन दी थी, ये हमारे जो यंगस्टर्स हैं ये कई वक्त तक इसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि बॉलिंग का आर्ट क्या है। बिल्कुल, हम इस पे मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अमर सलीम को गुफ्तगू में शामिल करेंगे और वेलकम भी करेंगे। आपने बड़ी सब्र से हम सब की बातें सुनी। प्लीज़ मेक योर कमेंट। भट्टी साहब ने एक्सप्लेन किया, आप कुछ चीज़ों से फेमिलियर हैं, कुछ हो सकता है ना हो, कुछ ऐसी चीज़ें लर्निंग तो आप हमेशा होती हैं, या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं प्लीज़। नहीं जी, भट्टी साहब ने बहुत ज़बरदस्त बताया। भट्टी साहब के तजर्बे के सामने तो हमारा बड़ा नाचीज़ सा तजर्बा है उसमें, क्योंकि अभी वो मेरे ख्याल से और कुछ बताना चाह रहे थे। अभी हम पूछेंगे उनसे। हाँ, हम तो कुछ चीज़ें और जारी रखेंगे इस चीज़ें हम, तो हमने भट्टी साहब से बहुत सारे सवाल करने हैं। मैं आपको भट्टी साहब मुश्किल सवाल भी जो है ना मर्जी करे कोई। अच्छा, इसमें भट्टी साहब ने सीम की पोजीशंस बताई, रिवर्स में स्पेशली, और डिलीवरी के स्पॉट बताए, यूज़ ऑफ द क्रीज बताया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हैं कि जैसे पहले जब सरफराज नवाज ने जो मौजद थे रिवर्स स्विंग के, उन्होंने शुरू की तो एक ही स्विंग होती थी और फुल और लेंथ भी एक ही होती थी जी। उसके बाद जब वसीम वकार आए तो इन्होंने कहा कि वो तो एक ही चीज़ चेक हो जाती है, तो इन्होंने उसमें इनोवेशन लाई। इन्होंने दोनों स्विंग ऐड की कि सिर्फ अंदर नहीं लाएंगे, बाहर भी निकालेंगे। और इन्होंने एक चीज़ और ऐड की कि दो लेंथ से, जैसे आपने बताया कि एक तो फुल लेंथ है यॉर्कर लेंथ, और एक लेंथ बॉल जिसमें आप स्लिप्स को भी यूज़ कर सकते हैं और LBW दूसरे तरीके से भी। तो उसमें क्या करते थे, वकार यूनस को मैंने सुना है, वकार यूनस बताते हैं कि जब मैं नए बॉल से बॉल करता था तो मैं यहाँ से बॉल करता था, ठीक है, और जब मैं रिवर्स हो रहा होता था तो थोड़ा सा मैं स्लिंगी हो जाता था। और इसमें ना आपको टारगेट लॉक करना बड़ा ज़रूरी है। आप जब बॉल करने भागता है ना तो उसकी नज़र अपने टारगेट पे लॉक होती है कि जहाँ पे उसने बॉल को पिच करना है। वो बड़ा जी वो भी होता है, और स्टंप्स को भी देखते हैं। ये बड़ी बेसिक प्रैक्टिस है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू लुक एट द स्टंप्स। पहले तो ऐसा हो जाता था, लेकिन अब जो है ना बैट्समैन वो भी बहुत क्लेवर हो गए हैं, वो निकल आते हैं बाहर, क्रीज छोड़ के आ जाते हैं। कोई बात नहीं भट्टी साहब, लेकिन बॉलर अगर अच्छा जज्बे वाला हो तो वो इस बात पे मुस्कुराता है कि आगे निकल रहा है, इसके अंदर से भी कमी निकलेगी। वो लेंथ एडजस्ट हो जाए तो बड़ा मसला हो जाता है। अच्छा, अब नए बच्चे जो हैं वो अगर करते हैं, अगर आपने यॉर्कर करना है रिवर्स स्विंग पे, अगर आप ऑफ स्टंप पे निशाना लेके उसको जेन में रख के ऑफ स्टंप पे बॉल करेंगे तो लेग स्टंप से नीचे उतर जाएगा। तो फोर्थ या फिफ्थ स्टंप से अगर वो उसको आप देखते हैं कि कितनी स्विंग हो रही है, आप अपना जो टारगेट है वो फिर फिफ्थ स्टंप करते हैं तो वो मिडल स्टंप या ऑफ स्टंप पे फिनिश करता है। और जो लेंथ बॉल जब आप करते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ता है और आपको थोड़ा सा क्लोज करना पड़ता है इसके लिए। और ये दो लेंथ्स होती हैं इसमें। और एक इसमें जो क्रॉस सीम के ऊपर बात हुई है, क्रॉस सीम नॉर्मली 2-3 वजूहात के ऊपर यूज़ होती है। एक तो ये है कि आप को स्विंग कंट्रोल ना हो रही हो। दूसरी वजह ये होती है कि समटाइम्स आप देखते हैं कि पिच में कोई स्विंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप कहते हैं जल्दी जल्दी एक साइड को मार के पुराना करें तो फिर उसको रिवर्स करें। एक रीज़न ये भी होती है। एक रीज़न जो हम कहते हैं T20 में क्यों इतना ज़्यादा रिवर्स स्विंग करते हैं कि जब आप पिचेस में देखते हैं कि अनइवन कोई भी पिच में कोई वेरिएशन है तो उसको यूज़ करने के लिए जब आप क्रॉस सीम पकड़ते हैं तो अगर वो सीम लगेगी तो बाउंस ज़्यादा आ जाएगा, और अगर पेट लग जाएगा तो वहाँ पे वो कई बार स्केट, तो अनइवन जो सरफेस को यूज़ करने के लिए भी क्रॉस सीम इस्तेमाल होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ज़बरदस्त बात की। भट्टी साहब की तरफ वापस चलते हैं। भट्टी साहब, हम एक सिनेरियो में एक यंग एंड अपकमिंग फास्ट बॉलर डेवलपमेंट पे बात करते हैं आपसे। ये तो जाहिर है जिनको ये उनके लिए थी ग्रिप्स एंड
you know, the way you swing the ball, who find it difficult, who are already playing cricket but find it difficult to have both swings. ज़ाहिर है आप खेलते हैं तो आपको ख़ुद भी इन चीज़ों का आइडिया होगा. हमारे लोकल कोचेस बड़े अच्छे हैं और पाकिस्तानी नेचुरली टैलेंटेड हैं क्रिकेट के अंदर, तो इतनी ज़्यादा ये एडवांस लेवल की बातें नहीं थी. अब आ जाते हैं बिगिनर्स की तरफ, उनकी रूटीन की तरफ. कई दफ़ा हमने देखा है कि अच्छे बॉलर्स जो ठीक खेलना जानते भी हैं, प्रैक्टिस में भी होते हैं, कई दफ़ा उनसे स्विंग कंट्रोल नहीं होती. ऐसा क्यों होता है और इसका क्या तरीका है, कैसे करें स्विंग को कंट्रोल नए बॉल? देखिए, नया बॉल करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा मुराद कम से कम मेरे ख्याल में प्रैक्टिस दिन में आपको 4 to 5 आवर्स करनी चाहिए पर डे. अगर आप सोचते हैं कि मैंने फर्स्ट क्लास लेवल तक जाना है, कंट्रोल तो अभी आपको देखो इस तरह ये बिल्कुल जैसे आपने मैट्रिक करना है तो आपको 10 साल के बाद मिलेगा मैट्रिक की सनद, ठीक है. इस तरह इसको भी ये आर्ट है. आप बेशक किसी को भी देंगे, आप किसी के हाथ पे पकड़ाएंगे ऐसे फेंकेगा हो जाएगा, लेकिन मेन चीज़ है आपको लाइन लेंथ कंसिस्टेंटली उसी तरह बॉल करते रहना एक आर्ट की बात है. आपको बॉल पकड़ाई, आपने 6 अच्छे कर दिए, 10 अच्छे कर दिए, 50 बॉल अच्छे कर दिए, लेकिन अगली दफ़ा फिर आपसे नहीं हुए, तो वो उससे होंगे. अब बात गौर से सुने, जो प्रैक्टिस करेगा, जो 10वीं पास करेगा. जो भी आप देखें जितने बिगनर्स आ रहे हैं, पहली चीज़ तो इनको अपनी फ़िटनेस का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि मैंने कल या आज ग्राउंड में जाना है तो मैं 100% फिट होकर जाना है, मेंटली तैयार होकर जाना है कि आज कम से कम नहीं तो 120 बॉल करूं जी. 120 बॉल करने का मतलब है नियर अबाउट 20 ओवर्स. तो अगर आप पर डे 20 ओवर्स बॉल करते हैं जी, तो आप देख लें 1 वीक में आप 100 बॉल से ज़्यादा नया बॉल करते हैं. तो नया बॉल पे फिर आपके पास कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा. इसमें बेसिक चीज़ें ये है कि आपका रन अप आपका स्मूथ होना चाहिए, फिर आपका जंप है. भट्टी साहब, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा क्योंकि ये सारी बातें मैंने आपसे पूछनी है. एक छोटा छोटा कमेंट के आसिफ और अमर सलीम से भी लेते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं. अब तक जो हमने बात की, यानी स्विंग कंट्रोल नहीं होता, तो आप भी देखते होंगे, छोटा सा कमेंट इस पे करें कि स्विंग कंट्रोल नहीं होता था तो आपके क्लब में क्या रेमेडी करते थे कि स्विंग कंट्रोल हो जाए? अच्छे बॉलर भी होते हैं कई दफ़ा, लेकिन स्विंग कंट्रोल नहीं हो रहा होता था, तो गो टू रेमेडी क्या होती थी कि कंट्रोल हो जाए? प्रैक्टिस का तो कोई तोड़ नहीं है, वो तो भट्टी साहब ने बात ही ख़त्म कर दी ना कि आपको इतनी बॉलिंग की हुई है कि आपको पता है कि अब आप स्विंग को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अगर बिल फर्ज कभी ना हो रहा हो तो मैच तो खेलना है, बॉल मिली हुई हो, तो क्या तरीका है कि कंट्रोल हो जाए? अब इसमें अगर मैं विकेट कीपर, जब मैं विकेट कीपिंग कर रहा होता हूँ तो विकेट कीपर को बहुत ज़्यादा आपको पता है कि उसको नजर बहुत अच्छा पिच भी वो देख रहा होता है, फिर वो बैटर को भी देख रहा होता है ये क्या कर रहा है. बॉलर की लाइन में खड़ा होता है ना, बिल्कुल वो बॉलर को देख रहा है कि बॉलर क्या कर रहा है. तो मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं ये देख रहा हूँ कि यार अगर बॉलर जो है वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल कर रहा है और वहाँ से बॉल करते हुए उसकी बॉल ज़्यादा स्विंग हो रही है और वाइड हो रही है, या वो फिर लाइन एडजस्ट करवा देते हैं. हाँ, ये तो बहुत ही एक बेसिक है, बहुत बेसिक चीज़ है कि आपने उसको ये बताना कि आप लाइन एडजस्ट कर लें, सिर्फ विकेट टू विकेट बॉल कर लें. मुझे आपसे विकेट चाहिए नहीं, अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, आपने विकेट टू विकेट बॉल करनी है, दैट्स इट. क्योंकि आप थोड़ा सा मिडिल स्टंप में बॉल करें, वो लेग स्टंप से गिर से यहाँ से डाउन द लेग साइड जा रहा है, और अगर आप ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर कर रहे हैं तो वो 5वें छठे स्टंप पे हो रही है बॉल. तो सिंपल विकेट टू विकेट जी. अच्छा जी, इसमें मेरे ख्याल से तो 2 चीज़ें होती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है. भट्टी साहब मुझे बताएंगे कि ठीक कह रहा हूँ. जब बॉल कंट्रोल नहीं होता उसमें 2 मसले होते हैं. एक, आपका जो पूरा एक्शन है वो प्रॉपर कंप्लीट नहीं हो रहा था, आप कोलैप्स करते हैं. जब आप कोलैप्स करते हैं तो आपका जो कंप्लीशन का आपका आर्म है वो पूरा रोटेशन पूरी नहीं होती. उसकी वजह से आपकी जब फाइनल डिलीवरी के टाइम पे आपका एंगल आउट हो जाता है. नंबर 2, आपकी रिस्ट. आपने देखा होगा अक्सर लेग स्टंप से बड़ी वाइड हो जाती है, चौका हो जाता है. आप बिल्कुल एंड पे अपनी रिस्ट जब छोड़ देते हैं, उसकी लॉकिंग जो है वो कोलैप्स करती है, तो आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है. और हर बंदे की एक नेचुरल स्विंग होती है. किसी को भी आप बॉल जब पकड़ाएंगे किसी की आउट होती है, तो वो जब उससे वो कंट्रोल नहीं होता तो रिस्ट जब लॉक ख़राब हो जाती है. ये 2 मेरे ख्याल से 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. बाकी जी बताएं. बॉल कंट्रोल, ये नया बॉल होता है, जब बॉलर आता है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए पहले जब आप ग्राउंड में आते हैं, वार्म अप करते हैं, उसमें कम से कम आपको 4-5 ओवर बॉल करना पड़ता है, तब जाके आप वो बिल्कुल इसी तरफ इशारा कर रहे हैं. ये उनसे कंट्रोल नहीं होता जिनकी प्रैक्टिस कम होती है, जिनकी रिस्ट टूट जाती है, जिनका एक्शन कंप्लीट नहीं होता. तो ये हो जाता है जब आपका सर गिर रहा होता है जिस तरफ और
हाथ भी उधर ही जा रहा होता है तो वो फिर कंट्रोल नहीं होती, कभी कभी इधर या उधर निकल जाती है। क्योंकि वो आते आते वो कहता है कि बस मैं पकड़ते ही अपनी एनर्जी बचाते हैं और कहते हैं पकड़ते ही बस बॉल शुरू कर दें। बिल्कुल, आता है पहले बंदा एक दो बॉल सीधा हो जाए पहले, उसके बाद तो फिर फिर कंट्रोल आना शुरू होगा। भट्टी साहब वापस आते हैं, इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। नाजरीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, बड़ी अहम और मुफीद बातें स्पेशली उन यंगस्टर्स के लिए जो क्रिकेट खेल रहे हैं या जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, इस तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी ये डिस्कशन और ये मशवरे। इसको कंटिन्यू करेंगे अपने इस आवर में, बल्कि अगले आवर में भी। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद बातें भी भट्टी साहब से पूछते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस तालीम और तरबियत का जो एक सेशन हमने शुरू किया, एक शॉर्ट सेशन, शॉर्ट कोर्स, इसको आगे लेके चलते हैं, भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। हमने बात की कि स्विंग कंट्रोल क्यों नहीं होता। फास्ट बॉलिंग जो लोग करना चाहते हैं या जो इंटरेस्टेड हैं या जो ऑलरेडी कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैंने कल भी बताया था, आपने जब इम्तिहान देना होता है तो उससे पहले आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं। टीचर रोज़ आपको एक सबक देता है, आप वो सबक क्लास में भी पढ़ते हैं, फिर घर जाके भी होमवर्क करते हैं, उसी सबक को दोहराते हैं और फिर ये सिलसिला जारी रहता है। और फिर एक अरसे के बाद आपका इम्तिहान लिया जाता है उस पढ़ाई का, उस दोहराई का, उस घर के काम का, क्लास के काम का जो आप रोज़ाना करते हैं। वो इम्तिहान होता है, उसके अंदर आपको नंबर मिलते हैं। इसी तरह नेट प्रैक्टिस, रोज़ जाके प्रैक्टिस करना, बॉलिंग करना, अपने आवर्स लगाना, अपने जो रन अप है, जो आपका एक्शन है, उस पर काम करना और उसके बाद मैच के अंदर वो स्कोर बुक आपका रिज़ल्ट कार्ड होती है। तो अब हम चलते हैं दोबारा भट्टी साहब की तरफ। स्विंग का तो हमने पता कर लिया, आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई बेसिक फॉल्ट होता है, आप डिलीवर करते वक्त आपकी रिस्ट का लॉक टूट जाता है तो गेंद आपसे कंट्रोल नहीं होती स्विंग, या जैसे अमर सलीम ने कहा एक्शन पूरा नहीं होता, सर गिर रहा होता है या रन अप ठीक नहीं होता, बाजू ठीक नहीं आता, कहीं और निकल जाता है तो बॉल एक्स्ट्रा स्विंग कर जाता है नया बॉल। उसको कंट्रोल करने का एक ही सिंपल सा तरीका है, रोज़ प्रैक्टिस करें, कम से कम 15-20 ओवर्स एक ग्रिप के साथ, एक लॉक के साथ करें। क्योंकि जब आप यंग होते हैं तो ये 15-20 ओवर दिन में करना कोई बात नहीं होती, आप इससे बहुत ज़्यादा भी करते हैं। तो जब वो प्रैक्टिस आप करेंगे तो नया बॉल की स्विंग का मसला नहीं रहेगा, आपकी मर्ज़ी से होगा। अगर 2 नहीं होंगे तो एक तो हो ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रन अप एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है फास्ट बॉलर्स के लिए, इवन एट एडवांस स्टेज ऑफ देयर करियर इन क्रिकेट। रन अप की वजह से अगर रन अप स्मूथ ना हो तो बॉलर आधा रह जाता है। ये बात कितनी दुरुस्त है। और रन अप को एडजस्ट करने के लिए मैंने बड़े बड़े नाम हैं, मैं लूँगा नहीं जिनके रन अप का प्रॉब्लम था, स्टार्ट होने के बाद, फेम पाने के बाद, विकेटें लेने के बाद भी रन अप के अंदर टेंटेटिव रहे। ये कितना इंपॉर्टेंट है रन अप, और रन अप कैसे स्मूथ करना चाहिए, वो क्या टेक्निक है कि आपको पता हो कि आपका रन अप कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर पेस, अकॉर्डिंग टू योर एक्शन। वो ज़्यादा लंबा तो नहीं, क्या उसको छोटा होना चाहिए, इज़ देयर अ रूल, देयर इज़ नो रूल, आपकी कन्वीनियंस पे है, आपने कदम गिने होते हैं, आप काउंटिंग करते हुए आ रहे होते हैं, या क्या वो तरीका है जिससे आपका रन अप अगर ख़राब है तो ठीक हो जाए। देखिए, मैं आपको मिसाल दूंगा शुएब अख्तर की। जी, शुएब अख्तर नियर अबाउट 24 यार्ड से आता था वो, ठीक है। तो उसको कोई जो हमारे पाकिस्तान के भी फॉरनर कोच भी कहते थे कि टाइम वेस्ट होता है क्योंकि 3 मिनट में आपने 1 ओवर करना है, रन अप छोटा करे। वो कहता था मुझे ये बताओ कि जेट त्यारे को रन अप छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए। क्या बात है। ठीक है, तो रन अप बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक्स तो आपका रन जितना आप स्मूथली आप रिदम से आएंगे तो आप कॉन्फिडेंस से आगे बॉल कर सकते हैं, बॉल पे कंट्रोल हो सकता है। बिल्कुल ठीक। उसके लिए हम क्या करते थे, हमने तो पहले अपने यानी हमने 20 स्टेप का लिया या 17 स्टेप का लिया था, हम वहाँ जाके एक मार्क लगा लेते थे जी। उससे पहले हम पहला बॉल भागने से पहले देखते थे कि हमारा ये मार्क जो लगा हुआ है लाइन, पाँव हमारा राइट है या लेफ्ट है। ठीक है, यहाँ से हम भागते थे। अगर हमारा नो बॉल हो गया तो फिर हम अगर लेफ्ट से गए हैं फिर हम राइट से जाते थे, फिर एक्यूरेट बैठता था तो फिर हमें पता चल जाता है कि हमारा जो रन अप है ये बिल्कुल ठीक है, नो बॉल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक हो गया भट्टी साहब, ये एक ये तरीका हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप भाग के जा रहे हैं तो आपको बॉल भी आपने सही पकड़ी हुई है, आपको ये देखना है कि मेरा टारगेट कहाँ मैंने बॉल करना है।
अगला सवाल भी यही अगला था कि टारगेट क्या होना चाहिए। फिर बॉल तो आप जब रन अप ले लिया, आपका गैदर भी सही है, आपने आपके ये ग्रिप भी ठीक है, आपने लॉक भी सही किया, अब बॉल लाइन पे नहीं पड़ रहा, फिर आपको लाइन लेंथ पे भी कंट्रोल करना है। लाइन एक अलग चीज़ है भट्टी साहब और लेंथ एक अलग चीज़ है। मैं दोनों की तरफ आऊँगा, मैं जनरल आपसे नहीं लूँगा, मैं पूरा कमेंट लूँगा। अभी फ़िलहाल आप इस अगर मुझे उसकी बात बता दें कि रन अप को एडजस्ट कैसे करना है, रन अप के बेसिक्स क्या हैं। रन अप के बेसिक्स जाहिर है आपने बताया लेफ्ट फुट स्टेप राइट फुट किधर लिखेंगे, पहले आप स्टेप लेके आएंगे, आप कितने स्टेप का, आपका 18 स्टेप्स है, 17 है, 15 है, 20 हैं। फिर जब वो आप मार्क लगा लेते हैं, वहाँ से जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपने पहला पाँव जो रखना है लाइन के ऊपर, जो आपने मार्क लगाई हुई है उसके ऊपर। और लेवल 2 कोचिंग भी यही कहती है, तजर्बा क्या कहता है और लेवल 2 कोचिंग क्या कहती है, दोनों जवाब दें। देखिए लेवल 2 क्या थ्योरी भी हो वो भी यही कहता है, क्योंकि आपकी बेसिक्स तो यही हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने जहाँ से क्लैरिफाई होना जरूरी है। जी बिल्कुल, मैं इसका जवाब जानता हूँ, लेकिन ये जो बच्चे सुन रहे हैं इनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि कोचिंग भी यही कहती है आपके रनअप को सिंप्लीफाई कैसे आपने करना है, कैसे जाना है, और इनका तजर्बा भी यही कहता है। तो हमने 2 in 1 आपके सामने एक अप्रोच रखी है। प्लीज़ गो। तो उसके लिए आपको अगर आपका रनअप सीधा रिदम से जा रहा है तो फिर आगे कोई मुश्किल नहीं है। फिर आपका गैदर है, फिर फॉलो थ्रू है। आपने तीसरी चीज़ तो भी ये 3 चीज़ें बेसिक्स हैं, वो तभी होंगी जब आपका रनअप सही हो जाएगा, आप रिदम में आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी नेट प्रैक्टिस से आएगी। जब तक आप देखें, आप 4 दिन ना जाए नेट पे, तो ये बिल्कुल मैथमेटिक्स है, आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप जीरो से स्टार्ट। अच्छा, मैं भट्टी साहब से ना आपको सवाल करना चाहता हूँ। बच्चों को हमने अक्सर देखा है खेलते हुए, तो कुछ सवाल भट्टी साहब, रनअप जब आप मार करते हैं तो ज़रा हमें क्लियर कर दें, बाकी नाजरीन को भी। तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक पहले वो कदम जोड़ जोड़ के रखते हैं, वो निशान लगाते हैं, वो किस लिए होता है कि वहाँ से गैदर जहाँ से करना है वो, और उसके बाद एक बड़े बड़े स्टेप वाला निशान होता है। वो आपका एक जंप का मार्क होता है ना। हाँ, और तो वो जरा वो मैं कह रहा हूँ भट्टी साहब जरा एक्सप्लेन कर दें नए बच्चे की। अगर कोई जहाँ से आपने जंप लेना है, आपकी ये क्रीज है, इससे पहले आपने जंप लेना है। एक तो मार्कर वहाँ लगाते हैं, तो वो उनके स्टेप्स देख लेते हैं कि हमारा जंप कितने स्टेप्स का है, उतने पे वो पीछे मार्क लगाते थे। वहाँ से फिर अगले जो उन्होंने 10 यार्ड्स या 20 यार्ड्स लेने हैं, तो नो बॉल नहीं होती है, आप उस जगह से बॉल करते हैं जहाँ से आप करना चाह रहे हैं। जी, इसमें ये है कि आपने पहले जो जहाँ से जंप लेना है वो भी मार्क करना है, तो वो वहाँ से मार्क करते हैं अपने स्टेप्स रख के, तो उसके बाद वो अपने स्टेप्स कर लेते हैं। बताएं आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं इसमें ये एग्जांपल्स देना चाह रहा था कि 2 ऐसे फास्ट बॉलर जिनका रन अप बहुत ही खूबसूरत, और कुछ लिखारियों ने, कुछ क्रिकेट राइटर्स ने ये लिखा कि उनका रन अप देखने के लिए जो फ्रंट की जो टिकट्स थी वो इतनी जल्दी सेल हो जाती थी कि वो एक उनमें थे वकार यूनुस और एक न्यूजीलैंड के शेन बॉन्ड। दोनों के रन अप इतने खूबसूरत, इतने स्मूथ थे, और जिस तरह वो जहाज फ्लाई नहीं करता कि पहले स्लो और फिर उसके बाद वकार यूनुस की जंप आप देख लें, इसी तरह शेन बॉन्ड की आप देख लें। तो इन दोनों के बारे में मैंने मुख्तलिफ आर्टिकल्स में पढ़ा कि जब भी ख़ास तौर पर इंग्लैंड में मैचेस होते थे, तो जो इंग्लैंड के शायकीन क्रिकेट हैं वो वकार यूनुस और शेन बॉन्ड के जो रनअप्स हैं उनको देखने के लिए महंगी टिकट्स ख़रीद लेते थे कि इनका सिर्फ हमने। सो रनअप इतना इम्पॉर्टेंट है आप जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके लिए। और कई ऐसे हमने देखे हैं बॉलर्स जिनका बड़ा अनऑर्थोडॉक्स या ऑकवर्ड किस्म का उनका जो है वो रनअप है, जिसमें आप देख लें हमारे सुहेल तनवीर हैं, उनका जो रनअप है वो बड़ा ही, फिर जुनैद खान थे वो 2-3 दफ़ा जंप करते थे उसके बाद, और लेटर इन हिज करियर एक जंप ऐड हो गया था, पहले एक करते थे फिर बाद में 2 जंप्स करने लग गए थे। जसप्रीत बुमराह का बड़ा ही ऑकवर्ड किस्म का। हाँ, सो ये, लेकिन इसमें ये कि अब एक बॉलर ने कितनी ज़्यादा मेहनत करके उस ऑकवर्ड बॉलिंग से या अनऑर्थोडॉक्स अपने रनअप से भी उसने बेतहाशा आउट किए हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप कितनी मेहनत। जैसे स्पिन बॉलिंग में अब्दुल कादिर मरहूम, बड़ी बहुत अनऑर्थोडॉक्स उनका भी बॉलिंग एक्शन जो था, थोड़ा लंबा भी था और वो बिल्कुल। और ऐसे ही फराज भाई कुछ बॉलर्स होते हैं जो रन थ्रू करते हैं क्रीज को और जंप नहीं करते। वकार भाई भी नॉर्मली रन थ्रू करते थे, ही इज़ अ स्प्रिंटर। वसीम भाई भी कहते थे कि जब वकार भाई भाग रहे होते थे ना,
तो वो एक देखना ही कुछ और होता था। शुएब अख्तर का भी नहीं, लेकिन शुएब अख्तर का एक्शन अच्छा था, लेकिन वो उस तरह से वो रिदम जैसे वकार यूनुस भागते थे ना, एक ही स्प्रिंट से 15 ओवर की। एक सवाल भी है आप तीनों से, अगर आप मुझे इजाजत दें। शुएब अख्तर कई दफा बॉल करने से पहले यूं करते थे, ये वो क्या करते थे यूं, आपने देखा? शुएब अख्तर बहुत कुछ करते थे, यूं भी जब कभी वो यूं कर रहे होते थे, अभी वो भागना नहीं शुरू किया, यूं भी कर रहे हैं, यूं भी कर रहे हैं, तो वो कंसंट्रेशन बैट्समैन की। वो कहते थे कबूतर अभी उड़ने वाले हैं तुम्हारे। अब देखिए एक बंदा आप इमेजिन करें कि वो 150-60 पे बॉल कर रहा है और उससे बॉल करने से पहले यूं भी कर रहा है और यूं भी कर रहा है, तो बैट्समैन क्या सोचेगा कि पता नहीं कीपर को कोई इशारे कर रहा है, क्या करने लगा मेरे साथ। मैंने तो उसे मतलब अर्ली एज से देखा, जब वो यानी अंडर 19 में था, पीक में, उस वक्त तो उसको अनप्लेवेबल था जी, बहुत तेज था। आप 90s देखें, 96-7 का जो वर्ल्ड कप था उसमें उसकी पेस देखें, वेस्ट इंडीज के खिलाफ। अभी उनका ओपनर था, मुझे नाम भूल, कैम्बल 99 अभी बैट उसका इधर था तो यहाँ लग के तो थर्ड मैन पे छक्का हो गया था। तो आप अंदाजा कर लें तो वो कितनी स्पीड से भाग के आता था और कितनी स्पीड से बंदा ऐसे लगता था कुछ चीज धूम 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 आ रही। हालांकि वो बड़ा अच्छा कट पुल खेलता था। हाँ जी बिल्कुल, वो उनका बड़ा जबरदस्त वकार यूनुस भी ऐसे ही था। वकार यूनुस की भी जो रन अप था वो तो बहुत स्मूथ था। और वो यूसैन बोल्ट ने ये कॉम्प्लीमेंट दिया कि उन्होंने कहा आपको कोई ऐसा बंदा जिससे आप इंस्पायर हो, जिसकी स्प्रिंट से, तो उन्होंने कहा वकार यूनुस। आपको बड़ी हैरत होगी ये बात सुन के और आप कहेंगे ये क्या बात हुई, यूसैन बोल्ट तो 100 मीटर के चैंपियन थे, वो क्यों इम्प्रेस होंगे? वो क्रिकेटर भी थे, उनका इंटरेस्ट क्रिकेट में भी बहुत ज़्यादा था। यस, वो 100 मीटर के चैंपियन, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपियन, सब कुछ थे। लेकिन ये भी बात सच है कि वकार यूनुस का जो रन अप था, जो स्प्रिंट थी, वो उसके फ़ैन थे। तो ये इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट, इससे तो हम डिनाई भी नहीं कर सकते। प्रोग्राम के पहले घंटे का वक्त ख़त्म हो गया। आपकी आसानी, हमने भट्टी साहब से ये सीखा कि जब आप अपना रन अप मापते हैं तो आप कुछ मार्किंग्स लगाते हैं और उसमें एक जो लास्ट मार्क बिफोर डिलीवरिंग योर बॉल, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसको एक लंबी छलांग से मापा जाता है, पहले एक दफ़ा और फिर दूसरी दफ़ा। वो आपकी जो जहाँ से आपने जंप लेना होता है, वो आपकी लास्ट लंबी स्ट्राइड होती है। वो इसलिए होती है कि जब आप वहाँ से टेक ऑफ करते हैं बिफोर डिलीवरिंग द बॉल, तो वो लैंडिंग आपकी 1 या 2 स्टेप्स की नहीं होती, वो 3, 4 या कभी कभी 5 स्टेप्स की भी होती है। तो इसलिए वो मार्क एक लंबा होता है व्हेन यू रीच दैट मार्क। और ये भी प्रैक्टिस है कि शुरू में आपको उसको थोड़ा सा देखना पड़ता है, लेकिन जब आप बहुत बॉलिंग कर लेते हैं फिर आपको अपने मार्क एक दफ़ा आप लगाते हैं एंड देन यू रिमेंबर इट फॉर द रेस्ट ऑफ द मैच। फिर आपको नीचे नहीं देखना पड़ता कि मैं उस मार्क पे पहुंच गया हूँ, आपको वैसे ही पता होता है कि आप वहाँ पहुँच गए। तो इट इज़ ऑल प्रैक्टिस। और फिर एक फाइनल मार्क भी होता है, और कुछ एक टेक्निक ये भी होती है कि आप उससे भी एक कदम पीछे से ही शुरू करें। यू स्टार्ट वॉकिंग एंड व्हेन यू रीच दैट मार्क यू स्टार्ट रनिंग एंड व्हेन यू रीच द लास्ट मार्क देन यू टेक अ जंप एंड यू डिलीवर योर बॉल। तो ये हमने सीखा, ग्रिप्स आपको भट्टी साहब ने बता दी। पहला घंटा पूरा हो गया। वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे और एम न्यूज़ के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे।